राष्ट्रपति की यदि हम बात करें, कैसा नागरिक? प्रथम नागरिक। भाई देश का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। इसे ही कहा जाता है कैसा प्रमुख? संवैधानिक प्रमुख। इसे ही कहा जाता है राष्ट्राध्यक्ष। इसे ही कहा जाता है नाम मात्र का प्रमुख, इसी के उपनाम है। इसे ही कहा जाएगा कार्यपालिका प्रमुख। किसका प्रमुख है? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका को हमने दो भागों में विभाजित किया, नाम मात्र और। अब ये दोनों शब्द का तो आंसर अलग अलग है। नाम मात्र का कौन हो गया? राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक का कौन है? प्रधानमंत्री। उसने ये दोनों ही शब्द नहीं दिए, सीधा क्वेश्चन पूछा कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? अनुच्छेद 53 पढ़ा हुआ आपने, क्या लैंग्वेज थी? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन हुआ? राष्ट्रपति। इसे ही बोला जाता है संसद का अभिन्न अंग। भाई संसद के सदन तो दो हो गए, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के गठन में किसको भी शामिल करते हैं? राष्ट्रपति। इसलिए क्या होगा? संसद का अभिन्न अंग। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। अब एक बात नहीं है, प्रमुख में कई अंतर है। तीनों सेनाओं का प्रमुख तो सीडीएस हो गया। भाई तीनों सेनाओं का प्रमुख तो कौन हो गया? सीडीएस। तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख रक्षा मंत्री हो गया। तो यहां एक ही शब्द आएगा, 53 में दे रखा है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। और इसी को बोला जाता है रबड़ स्टाम्प। क्यों? नाम मात्र का। क्या राष्ट्रपति के पास स्वयं विवेक शक्ति होती है? भाई दो है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। दोनों एक जैसे? भाई दोनों संवैधानिक प्रमुख हैं अपने अपने क्षेत्र के। अब क्वेश्चन पूछा संविधान ने स्वयं विवेक शक्ति प्रदान की है, ऑप्शन दे दिए रे, ए बी और सी दोनों, और डी दे दिया कोई नहीं। मतलब कोई नहीं ऑप्शन में आएगा तो आंसर होगा। क्वेश्चन आराम से पढ़ो। संविधान ने स्वयं विवेक शक्ति प्रदान की है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, दोनों को, या किसी को नहीं? केवल किसके पास है? राज्यपाल के पास। किसके पास है? राज्यपाल। संविधान कहता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन, है ना? मंत्री परिषद का गठन किसके लिए हुआ? राष्ट्रपति। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन। यहां आगे कोई लैंग्वेज नहीं। यहां कहता है कि यदि राज्यपाल बिना मंत्री के परामर्श के कोई कार्य करता है तो उसको हम चुनौती पेश नहीं कर सकते। इसका मतलब कैसी शक्ति हो गई? स्वयं विवेक शक्ति। जबकि राष्ट्रपति में आपने पढ़ा होगा कभी गलती से, संशोधन पढ़े होंगे 42वां और 44। 42वां संविधान संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को मानने से मना नहीं कर सकता। मानने के लिए क्या है? बाध्य है। लेकिन 44वें में क्या कह दिया? एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन वापस आया तो साइन करना पड़ेगा। इसका मतलब स्वयं विवेक शक्ति नहीं है। जबकि राज्यपाल बिना मंत्री के परामर्श के भी कार्य कर सकता है। जैसे साधारण उदाहरण, सरकार बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? बहुमत। चाहे केंद्र में बनाओ चाहे राज्य में बनाओ। केंद्र में बनानी है तो लोकसभा में कितना बहुमत, और राज्य में बनानी है तो बिना। अब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भाई किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब शक्ति आ गई राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। भाई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन बना रहे हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब किसी भी दल को, केंद्र की बात कर रहा हूं, कि केंद्र में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा? भाई मौका तो देना पड़ेगा ना बहुमत हासिल करने के लिए। तो राष्ट्रपति कौन सी पार्टी को बुलाएगा? जिसकी सर्वाधिक सीट है। जिसकी क्या है? सर्वाधिक सीट है। लेकिन राज्यपाल
किसी को बुला सकता है, राज्यपाल किसी को बुला सकता है, स्वयं विवेक। जैसा आपने देखा होगा गोवा में कांग्रेस की सीट ज़्यादा थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी को आमंत्रित किया। जबकि अगर केंद्र में ऐसी स्थिति होगी तो केंद्र में उसी दल को बुलाया जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा सीट है, न्यूनतम वाले को नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए भारतीय संविधान केवल स्वयं विवेक शक्ति किसको देता है, राज्यपाल को। क्लियर? आर्टिकल कहां से कहां तक है राष्ट्रपति के? 52 से 62। कहां तक है? 52 से 62। 52 में सिंपल दे रखा है पद, भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। कहां से ग्रहण किया? अमेरिका से। देखो संसदीय शासन व्यवस्था तुमने ब्रिटेन से ली, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद नहीं, इसलिए जो पदनाम ग्रहण किया हमने कि राष्ट्राध्यक्ष को हम राष्ट्रपति कहेंगे, वो कहां से ग्रहण किया? अमेरिका से। 53 में दे रखी है संघ की कार्यपालिका शक्ति, किसमें निहित है? राष्ट्रपति इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से तो करेगा, लेकिन आगे चल के हम पढ़ेंगे 74 में क्यों उसके लिए कौन बना दिया हमने? मंत्री परिषद। इसी में सेकंड पॉइंट कहता है वह तीनों सेनाओं का क्या होगा? सर्वोच्च सेनापति। तीनों सेनाओं का क्या होगा? सर्वोच्च सेनापति। अब आता है 54, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 54 में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? निर्वाचक मंडल। कौन करेगा? निर्वाचक मंडल। क्या अंतर है निर्वाचन और निर्वाचक मंडल में? निर्वाचन और निर्वाचक मंडल क्या अंतर है दोनों में? तुम ऐसे चुप हो जाते हो जैसे कोई दूसरे ग्रह का क्वेश्चन पूछा हो। भाई निर्वाचन का मतलब चुनाव, निर्वाचन का मतलब इलेक्शन। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक चुनने वाले। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचक मंडल यानी इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, उसके लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया? निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? भाई सबसे पहले तो आ गया कहां के? संसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के। कैसे? निर्वाचित सदस्य। विशेष याद रखना, राष्ट्रपति में केवल महाभियोग में हमें मनोनीत को भूमिका देंगे, इसके अलावा कहीं पर भी मनोनीत की कोई भी भूमिका नहीं है। हर जगह केवल कौन सा शब्द चलेगा? निर्वाचित। संसद में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? भाई संसद में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 543 या 545? संसद में कितने हैं? अपने भारत के ही है ना अपन, ऐसे थोड़ा कि बांग्लादेश से भाग के आए जो पता ही नहीं अभी हमको भारत में क्या चल रहा है। संसद सदस्य ही नहीं पता। राजस्थान से संसद में कितने हैं? राजस्थान के ही हो ना भाई, राजस्थान से संसद में सदस्य संख्या कितनी? 35। अब संसद बोल रहा हूं, इसका मतलब दोनों आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने हैं? 543। पहले 545 होते थे, 2 सदस्य मनोनीत करना बंद कर दिया। कब? 104वें संशोधन 2019। राज्यसभा में वर्तमान में कितने हैं? 200। लेकिन यहां सदस्य कैसे? -12, क्योंकि 245 में से 12 क्या हैं? मनोनीत। 12 क्या हैं? मनोनीत। तो बचे कितने? 233। तो टोटल निर्वाचित कितने हो गए? 776। तो यहां केवल कितने सदस्य भाग लेंगे? 7। जबकि संसद की वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 788 प्लस 12 कर दो। भाई कुल में तो ये भी शामिल होगा, लेकिन यहां हम किसकी बात करें? निर्वाचित। तो इस शब्द का विशेष याद रखना, क्योंकि हमारा केवल लोकसभा की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता ना कि संसद में राजस्थान से कितने, अगर ए ऑप्शन पे 25 मिला है तो अधिकतर
25 रटा हुआ है, जबकि उसने पूछा संसद, इसका मतलब 25 + 10 35। जैसे क्वेश्चन आता है बार बार कि मूल संविधान में सूचियों की संख्या कितनी थी, ऑप्शन में 8, 12 ऐसे 3, क्योंकि उसने सूची पूछा है, लेकिन हमारे माइंड में हमेशा अनुसूची चलता है, तो सूची कितनी थी 3। अभी एग्जामिनर की चालाकी होती है, और ऐसा क्वेश्चन वहां देगा जहाँ इजी क्वेश्चन आते हैं ना 2-4 लगातार, वहां आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रख दिया और आप उससे पूछा सूची और ऑप्शन नंबर ए पर 8 हुआ ना, तो अधिकतर कर चुके होंगे गोला काला, फिर दोबारा पढ़ेंगे जब पता चलेगा। अब पता चलने से क्या वो तो हो गया। तो इसलिए इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। देखो टफ क्वेश्चन है, गलत हो जाए उसको गलत करने वाले सब हैं, क्योंकि आप एग्जाम दे के आए हो तो आपको सबसे बड़ा अफसोस नेगेटिव। पढ़ने वाले स्टूडेंट के तुक्के कभी भी सही नहीं जाते, इसको दिमाग में फिट कर लो इस लाइन को। पढ़ने वाला स्टूडेंट, देख लेना आप कभी, यहीं देख लेना, जिस टॉपिक को आपने पढ़ रखा है उसका पेपर देना, और जिस टॉपिक को नहीं पढ़ रखा उसका पेपर देना। जिस टॉपिक को नहीं पढ़ रखा उसमें तुक्के ज़्यादा सही होंगे, क्यों वहाँ दिमाग नहीं लगाते हो, क्यों पता है तुक्का देना है। अब तुमने टॉपिक पढ़ रखा है और उसमें तुम जबरदस्ती तुक्के दे रहे हो, इसका मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को कभी तुक्का देना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट बार में आपने जितने भी पेपर दिए देख लेना, जितने भी क्वेश्चन आप करते हो फर्स्ट बार में 90% आपके सही हैं, कभी भी देख लेना आप। सेकंड बार में 50-50 का रेशो आ जाता है, और तीसरी बार जो करके आ रहा है ना 100% नेगेटिव में जा रहा है वो, क्योंकि जब आप 2 बार में आंसर नहीं दे पा रहे तो तीसरी बार में कहाँ से दोगे। लेकिन जब हमको ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता आज ही 2 बार पढ़ लिया थोड़ी सी देर में, इसलिए थोड़ी जानकारी हो गई, तो पेपर सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। दूसरा दे रखा है राज्यों की विधानसभा के, ये भी कैसे सदस्य निर्वाचित। तीसरा दे रखा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के भी कैसे सदस्य निर्वाचित। अब देखो यहां पर आगे जाके कौन भी शामिल होगा, लेकिन अभी शामिल नहीं किया। तो बाई चांस आप सोचो कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि विधानसभा अब 3 जगह है भाई, 8 केंद्र शासित प्रदेश में से विधानसभा कितनी जगह, 3 जगह, लेकिन यहां केवल कितनों को शामिल कर रखा है। कब शामिल किया, 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल इन सदस्यों की भूमिका होती है। इन सदस्यों का समूह क्या कहला रहा है, निर्वाचक मंडल। अब वो आपसे यहां गलती कराता है, जब ऑप्शन में देता है ना कि निम्न में से कौन सदस्य भाग नहीं लेता, वो लिख के देगा संसद के सदस्य, सही है गलत है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, गलत है, निर्वाचित। हल्का अब एग्जाम हॉल में ये शब्द पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, जब तक आप ऑप्शन नहीं पढ़ोगे ना अच्छे से। जो अपनी आदत होती है कि जब हम लाइन पढ़ते हैं तो नीचे पेन चलाने की जो आदत होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, उससे गलती नहीं होती। एग्जाम हॉल में आप देखना कभी भी निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इसमें अधिकतर मिस्टेक करके आते हैं। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो हम यहां तक पहुंचते हैं, सही पूछ रहा है, सीधा ऑप्शन में जाते हैं, फिर आंसर क्या आती है, जब देखते हैं क्वेश्चन गलत कैसे, फिर दोबारा पढ़ते हैं, अरे इसमें तो गड़बड़ हो गई, नहीं दे रहा। यहां दे देगा वो राज्यों के विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, गलत है। अब वहां विधान मंडल और विधानसभा एक जैसे लगेंगे आपको, एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, एक जैसे लगते हैं। तो हमने केवल क्या बोला, विधानसभा। विधानसभा नहीं देगा, वो कह देगा राज्य के विधान मंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, सही है। अब लेकिन वहां हम गलती करेंगे, विधानमंडल पढ़ लिए तो गलत हो गया, जब उसने लाइन लंबी कर दी कि विधानमंडल का निम्न सदन यानी कि विधानसभा। भाई आप एक चीज सोच के देखो, पॉलिटिकल जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, और मेरे पढ़ाने के बाद मैंने आपका टेस्ट लिया और मेरी रजिस्टर में से बनाया, आपके सामने चुनौती है मेरी, भाई उसी में से पूछ रहा हूं और वहां भी गलती कराऊंगा, चालाकी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर गलती कहां से होंगी। तो एग्जामिनर की चालाकियां होती हैं छोटी छोटी। जैसे एसआई में वो क्वेश्चन आया था, बार बार पूछता हूं उपराष्ट्रपति वाला, कि उपराष्ट्रपति पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा।
उपराष्ट्रपति पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? सीजेआई, स्पीकर, महासचिव और उपराष्ट्रपति। उसकी चालाकी थी ये। अब अपन ने क्या रट रखा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। सीधा रट रखा है। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि उपराष्ट्रपति पद रिक्त है तो वह संबोधन किसे करेगा? संबोधन कभी भी चेंज नहीं होता। सेवा में श्रीमान, आगे कोई सा भी पद हो वो रिक्त हो चाहे कोई हो, वो पद का ही नाम आएगा। संबोधन कभी भी चेंज नहीं होता। था ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। लेकिन उसने ऑप्शन सीजीआई आधे तो यहां लुढ़क गए, थोड़े बहुत बचे वो यहां लुढ़क गए। अब यहां जिसका सही गया वो तुक्के में सही गया है। उसने दिमाग नहीं लगाया इतना, उसने इतना दिमाग नहीं लगाया क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना सोचने की क्षमताएं नहीं होती। डर बहुत लगता है। लगता ही नहीं लगता? कभी भी पहला पेपर लूंगा ना, आपका टेस्ट लूंगा, आपके बगल में मैं आके खड़ा हो गया, आंसर नहीं दे पाओगे। पॉलिटिकल का क्वेश्चन आते और मैं अगर आपके बगल में खड़ा हूं ना, आप पेन को ऐसे ही करते रहोगे, फिर मेरी शक्ल की तरफ फिर मेरे चेहरे की तरफ देखोगे, सर के एक्सप्रेशन किस ऑप्शन पे अच्छे आ रहे हैं। ये होता है। जैसे पिताजी के साथ कहीं जा रहे हैं और पिताजी ने जाने से पहले एक लाइन बोल दी, थोड़ा ढंग से रहना, गलती होगी ही होगी। गलती हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, आपसे बड़ा कोई व्यक्ति आके आपको एक बार टोक दे, जैसे आप लिख ही रहे हो, मैं आपको लिखा रहा हूं और मैं खड़ा हो गया, मैं ढंग से लिख, क्या गलतियां कर रही है, उससे आज तक चाहे गलती नहीं हुई, पर वो जब जबरदस्ती गलती होगी, क्योंकि दिमाग लगाया जाता है। और आप सैद्धांतिक चीजें पढ़ रहे हो, आप लिखी हुई चीजें पढ़ रहे हो, चाहे वो सही लिख रही हो चाहे गलत लिख रहे हो, आपको पेपर पास करना, उसको सही मानना पड़ेगा। होते हैं ना काफी चीजें गलत हैं, जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली पढ़ते हैं ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राष्ट्रपति, अब वो गलत है। हमारे राजनीति विज्ञान के नज़र में वो प्रणाली राष्ट्रपति के लिए अपनाई नहीं जा सकती, गलत है वो, लेकिन संविधान ने लिख दिया, सही है। जब हम सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, पेपर अगर सब्जेक्ट का दें और सिद्धांत पूछ लिया तो राष्ट्रपति के लिए हम गलत करके आते हैं उसको, और हमारा सही माना जाता है। लेकिन संविधान में पूछ लिया, आंसर चेंज करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा गांधी जी वाला क्वेश्चन आता है बहुत, वह अर्धनंगा फकीर आता है ना, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? उसमें चर्चिल भी है, और अब अपने जो छोटे मोटे एग्जाम है सब में चर्चिल सही मानते हैं। हाँ, क्लीमेंट एटली भी है। और उसमें एक पत्रकार था फ्रैंक डी मोरेंस, उसने कहा था, लेकिन यूपीएससी आरपीएससी पेपर लेती है फ्रैंक डी मोरेंस ऑप्शन में सही है, और अपने नॉर्मल पेपर होते हैं चर्चिल सही है। राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, उसने पूछा संसद में सदस्य संख्या कितनी? 35। भाई राजस्थान से कितनी? उसने उत्तर ही अलग माना, डिलीट और नहीं किया। अब बताओ इसका क्या आंसर दूं अब मैं? भाई आप तो आंसर की ले आओ मेरे पास, राजस्थान में 33 माना, आप तो 35 बता रहे हो। अब मैं 33 कैसे कराऊं? है कितनी? 35, लेकिन 33 सही माना है, ऑब्जेक्शन लगा लिया जब भी सही माना है कि तेरे हिसाब से होंगी 35, हमने तो कितना माना है? 33 माना है। जैसे आरएस में क्वेश्चन आया था, तो इसमें कोई वो नहीं, आदमी से गलती होती है, आरपीएससी से गलती। आरएस में क्वेश्चन आया था राज्यपाल वाला, याद हो तो, कि राजस्थान राज्यपाल पद कब आया? 1 नवंबर 1956। उन्होंने 25 अक्टूबर 1956 माना था। क्या माना था? 25 अक्टूबर 1956। हाई कोर्ट तक बंदे गए, क्वेश्चन डिलीट कर दिया, लेकिन ऑप्शन चेंज नहीं किया उन्होंने, आंसर नहीं किया। जिद हो गई, 2 बार कमेटी बनानी पड़ेगी उनको, लेकिन लास्ट में कहा 25 अक्टूबर ही हमारा, तो 1 नवंबर नहीं देंगे हम आंसर। आरपीएससी की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त या 16 अगस्त? आरपीएससी को खुद को ही नहीं पता कब हुई। 16 भी सही मान रखा है, 20 भी सही मान रखा है। स्थापना 16 को हुई थी, कार्य करना 20 को प्रारंभ किया था, दोनों सही मान रखे हैं उसने। गुरु शिखर वाला मुद्दा, अब जबरदस्ती का मुद्दा बनाया था आरपीएससी ने, 1722 और 1727 जबरदस्ती बनाया था। क्यों? सेकंड ग्रेड में 22 मान लिया, एसआई में 27 मान लिया। अब वो है तो 1722 ही एक्चुअल में, तो उसके ऊपर झंडा है एक। अरे झंडे का चोटी से क्या मतलब?
भाई झंडा तो तुम और ऊंचा लगा दो। तो आरपीएससी की 5-7 क्वेश्चन पे हमेशा विवाद रहता है, लेकिन जो किताबें लिख रही हैं, इसलिए राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी, ये किताब ऐसी होती है जिनको आप ले जाके प्रूफ दे सकते हो। इसके अलावा कोई भी रेफरेंस बुक यदि आप पढ़ रहे हो ना, ये सबूत के तौर पर मान्य नहीं होती। फर्स्ट ईयर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं क्लास में कुछ और है और 12वीं क्लास में कुछ और है, वही लाइन। ऐसा है काफ़ी किताबों में दोनों। अब वो क्वेश्चन आरपीएससी डिलीट करेगी, आंसर चेंज नहीं करेगी। जैसे आपने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत खूब पढ़े, राष्ट्रगीत किस भाषा का है? राष्ट्रगीत किस भाषा का है? संस्कृत। यही पढ़ा है खूब। एक बार अभ्यर्थी ने बांग्ला भाषा करके आया, वो ऑप्शन में 1 नंबर से फेल था, उसने हाई कोर्ट में रिट लगाई, साहब मेरा बांग्ला सही है। अब उसने आरपीएससी ने कहा साहब संस्कृत में ही है। उस बंदे ने जो रेफरेंस दिया, पुस्तक थी याद हो तो कौन सी? आनंद मठ। अब आनंद मठ ग्रंथी बांग्ला भाषा का है, उसने ऑप्शन दे दिया। सब जब हमने वो, उसने सीधा क्रॉस क्वेश्चन किया कि साहब राष्ट्रगीत लिया कहां से? आरपीएससी ने जवाब दिया आनंद मठ से। आनंद मठ किस भाषा का ग्रंथ है? वन बांग्ला का। फिर संस्कृत में कैसे हुआ? भाई सोचने वाली बात है, फिर संस्कृत का कैसे हुआ? तब कोर्ट ने कहा कि आप भाई ऑप्शन बदलो चाहे मत बदलो, लेकिन इस बंदे को आप फेल नहीं कर सकते, इसको आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। अब राष्ट्रगीत तो संस्कृत का है, राष्ट्रगीत तो, लेकिन उसको आनंद मठ से बांग्ला भाषा से उठा के संस्कृत में ट्रांसलेट किया है, उसका भी आंसर सही है। भाई जब आप या तो आनंद मठ को हटाओ, आनंद मठ को लेके आ रहे हो तो बांग्ला को रखो। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको तो संस्कृत ही करनी पड़ेगी। आप बांग्ला मत कर देना कहीं इसको सुन के बांग्ला कर दो। हाँ, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि राष्ट्रगीत मूल रूप से किस भाषा का है? बांग्ला भाषा का। क्लियर 54? यहां तक तुम्हारा हो गया? लिखाने की जरूरत है? पहले तो ये बताओ। वह तो स्टार्टिंग से लिखा हूं मैं, भाग 5 से। किसमें? ना 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 ना, केवल कैसे? निर्वाचित ना, ऐसे कैसे हो जाएंगे? एंग्लो इंडियन, आप वहां पर ये शब्द नहीं कह सकते हैं। एंग्लो इंडियन सदस्य निर्वाचित के तौर पर फिर इस शब्द को नहीं लेंगे आप। इसमें 2 कंडीशन थी। एंग्लो इंडियन सदस्य यदि निर्वाचित होके आ रहा है तब फिर तो इसमें आ गया वो। फिर आप ये अलग से लिखोगे ना, आप क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में एंग्लो इंडियन सदस्य भाग लेंगे? नहीं लेंगे। उसके आगे लगाना पड़ेगा निर्वाचित एंग्लो इंडियन। हाँ, निर्वाचित होने चाहिए, क्योंकि अपने संविधान कहता था जो एंग्लो इंडियन मनोनीत करने लगे, वे क्यों लगे? संविधान ने कहा है कि अपने जो 543 सदस्य हैं, इसमें 2 सदस्य यानी संसद में कैसे होने चाहिए? यदि इसमें आ गए, हम मनोनीत नहीं करेंगे। कंपलसरी नहीं है मनोनीत करना। यदि हमको तो प्रतिनिधित्व देना, जैसे हमने इस क्लास की बात की कि भाई 2 लड़के होना जरूरी है, नहीं होंगे तो हम फ्री में बिठाएंगे। अब जिन्होंने 2 लड़कों ने फीस जमा कर दी, हम फ्री में क्यों बिठाएंगे? हमारी शर्त 2 लड़कों, ऐसे यहां पर 2 सदस्य कौन से होने चाहिए? चाहे वो चुनाव जीत के आगे, तो फिर हम क्यों लाएंगे? तो निर्वाचित आ रहे हैं, फिर मनोनीत नहीं होंगे। और निर्वाचित नहीं हो रहे जब क्या होते थे? पहले मनोनीत। अब है ही नहीं। कौन सा संशोधन? 104। तो वहां आप सीधा शब्द का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा। ये कह सकते हो कि लोकसभा में निर्वाचित एंग्लो इंडियन क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? लेंगे, क्योंकि क्या शब्द आ गया? निर्वाचित। बताओ फटाफट डिसीजन। अब तो क्या डिसीजन करोगे? स्टार्टिंग से या 55 से? हेडिंग डालो, हेडिंग तो डालो। अच्छा बार है सोमवार, लिखो भाग 5। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। कोई नहीं, दोबारा लिख लो और इंटेलिजेंट हो जाओगे, टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। नीचे लिख दो संघ सरकार। संघ सरकार। क्लियर?